सावरकर जी को 28 मई और 26 फरवरी को सिर्फ याद किया जाएगा, ये उनके साथ बड़ा अन्याय है। 28 तारीख को मुंबई में एक मराठी चैनल है, उस चैनल ने सुबह सुबह एक खबर चलाई 2 लाइन की, और खबर का टाइटल ये था, वीर सावरकर नायक या खलनायक। पूरे मुंबई में, नासिक में, पूना में उस चैनल के खिलाफ इतना जबरदस्त प्रदर्शन हुआ कि शाम तक माफी मांगनी पड़ी उसको। लेकिन अगर आपके प्रदेश में कुछ लोग बोनों की शक्ल में वक्त की जरूरत के चलते उनका सियासी कद बड़ा हो गया है, तो वीर सावरकर के सामने से वीर हटाने से वो कभी बड़े नहीं होने वाले हैं। जिस किस्म का गुस्सा मुंबई की सड़कों पे था परसों, अगर उसका 2% भी राजस्थान में होता तो लोगों को दूसरे दिन माफी मांगनी पड़ जाती, क्योंकि हमने समाज के अंदर झूठ, फरेब न अनजाने में नहीं जानबूझ के फैलाया हुआ है। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आप सबसे चाहता हूं कि या तो आप लिख लें या याद रख लें मन में। कुछ किताबें मैं कोट करना चाहता हूं, इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको तमाम सारी चीजें कम से कम जो वर्तमान में चल रही हैं वो आपका जहन साफ कर देंगी। और इसमें से कोई किताब आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, बीजेपी ने नहीं लिखी है, न उनके आसपास की विचारधारा के लोगों ने लिखी है। बहुत दूर दूर तक ऐसे लोग हैं जो शायद उनकी विचारधारा से कभी सहमति नहीं थे। ये उनकी किताबों को भी अगर पढ़ लें तो लोगों को पता चलेगा कि वीर सावरकर क्या थे, और उनके बारे में अब एक फैशन हो गया है कि वीर सावरकर को गाली दो और साथ में अपना कद बड़ा कर लो। एक किताब है इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, ये नेहरू जी के सबसे करीबी जर्नलिस्ट ने लिखी है। उस दौर के बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हुआ करते थे, हिंदुस्तान टाइम्स के एग्जीक्यूटिव एडिटर थे, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के फाउंडर मेंबर थे, उनका नाम था दुर्गा दास। इस किताब को पढ़ने से आपको नेहरू जी का, देश के महान विजनरी प्रधानमंत्री का विजन पता चलेगा कि जो परिवार अपने आप को हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म का एपिटोम बताता है, उस परिवार के लोग इस देश के राष्ट्रपति भी बने, विदेश मंत्री भी बने, गवर्नर भी बने, और बेटा पिछली सरकारों में कानून मंत्री भी था, विदेश मंत्री भी था, कॉमर्स मिनिस्टर भी था। बहुत लर्नेड साहब हैं, विदेश से पढ़ के आए हैं, बहुत जबरदस्त सेकुलर हैं। उन्होंने किताब लिखी है इंडिया एट होम, रीइंस्टेटमेंट ऑफ इंडियन मुस्लिम। ये किताब 1985 में छपी है। राइटर का नाम है सलमान खुर्शीद। इस किताब पे भी जरा सा नजर इनायत करें। एक और अभी किताब आई है, ये किताबें मैं उस संदर्भ में बता रहा हूं कि जिनके बारे में बीच बीच में चर्चा होती है, तो कोई पार्टी पॉलिटिक्स के नाम से, कोई विचारधारा के नाम से उनको कॉर्नर कर सकता है। अभी हाल में एक किताब आई है, उसका हिंदी संस्करण भी आ गया है। उस किताब का नाम है हिंदू टेरर। होम मिनिस्ट्री के अंडर सेक्रेटरी ने यह किताब लिखी है,
कैसे कैसे हिंदू टेरर की थ्योरी क्रिएट की गई, कौन कौन उसमें शामिल था, कब कब किसका क्या नोट गया, उस नोट के ऊपर काउंटर नोट क्या गया, वो सारा उसमें विस्तार से बताया गया है। ये किताब मार्केट में मौजूद है और उस किताब को लिखने वाले हैं RVS मनी। एक और किताब लिखी गई है, योर प्राइम मिनिस्टर इज डेड, रिटन बाय अनुज धर। और ये किताब मैं समझता हूं कि दुनिया के कोई 40 देशों से वो तमाम डॉक्यूमेंट, जिन डॉक्यूमेंट को आपके देश में पब्लिक में डीक्लासिफाई होने के लिए 70 साल का इंतजाम करना पड़ा, उन देशों ने तमाम वो डॉक्यूमेंट दिए हैं। और ये किताब लिखी गई है लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर, और लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर ही एक फिल्म बनी है, ताशकंद फाइल। विवेक अग्निहोत्री ने एक फिल्म बनाई है, जिन्होंने किताब लिखी है अर्बन नक्सल। अब इस पस मंजर में मैं इन विषयों में बात करूंगा मैं आपसे। और सावरकर जी के बारे में मैं कोई आपसे नई बात इसलिए नहीं कह सकता कि मेरी पैदाइश 65 की है और सावरकर जी 66 में जा चुके थे। जो कुछ उनके बारे में छपा है, बताया गया है, मुझसे ज्यादा आप सब लोगों को पता होगा। मैं अक्सर ये तो सोचता था कि आखिर मैं ऐसी कौन सी बात कह रहा हूं कि देश के लोग मुझे YouTube पे सुन रहे हैं, Facebook पे देख रहे हैं। मैं हैरान होता था कि ये तमाम बातें तो मैं जहां पैदा हुआ, जहां मेरी तालीम हुई, वहां भी कहता रहता था। लेकिन क्या ऐसी बात है कि लोग उसको सुन रहे हैं, शेयर कर रहे हैं? ये राज मुझे जयपुर आके पता चला कि कौन लोग मेरी बातचीत को YouTube पे देख रहे थे। आप लोगों ने ये प्रोग्राम 30 तारीख को किया, सावरकर के संदर्भ में किया। मुझे आपने मेहमान बनाया, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के मुंतजमीन पथे कर्ण संस्था, फोर्टनाइटली मैगजीन, खवातीन व हजरात, मेरे हम उम्र और नौजवान साथियों, मैं आपके बीच में कुछ बातें जरूर कहूंगा, लेकिन मुझे माफ कीजिएगा कि मुझसे यह कतई उम्मीद मत कीजिएगा कि मैं पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश करूं। मैं ये मानता हूं कि इस बीमारी ने देश को बर्बाद कर दिया है, लिहाजा इतनी बड़ी संख्या में खासतौर से RSS के लोग, उनसे जुड़ी हुई तमाम संस्थाओं के लोग यहां मौजूद हैं। लेकिन सावरकर जी के संदर्भ में 2-3 बातें हिस्ट्री की बस कहूंगा मैं, जो मैं समझता हूं कि आपके सूबे के वजीर आला को ना तो पता है, और पता है तो उन्होंने पढ़ा नहीं है, और पढ़ लिया है लेकिन उसको सच बोलने में शायद उनका कद छोटा हो जाता, लिहाजा इसलिए वो उन बातों को नहीं बताना चाहते। 1980 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक पत्र लिखा था सावरकर स्मारक को, और उस पत्र में जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं वो शायद आपके सूबे के वजीर आला को पता भी नहीं है। और उसके बाद फिर एक कांग्रेस के दूसरे प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव ने चिट्ठी लिखी है। यह बात अलग है कि PV नरसिम्हा राव सूट नहीं करते थे और एक विशेष परिवार के साथ वो नहीं खड़े हुए, तो इसलिए उनको दिल्ली में दफनाने की परमिशन भी नहीं दी गई। श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने पत्र में लिखा, वीर सावरकर इस देश की और इस मट्टी के महान सपूत हैं, और उनका जो कंट्रीब्यूशन एज ए फ्रीडम फाइटर है
वो मुझे कहीं और देखने को नहीं मिलता। इसी तरीके से 1904 में आप सबको पता है यह घटना के इंडियन नेशनल कांग्रेस की नींव किसने रखी थी। वो जो कलेक्टर साहब थे, आईसीएस ऑफिसर थे, A.O. ह्यूम साहब। हमने ये सवाल कभी अपने जहन में आने तक नहीं दिया गया कि जिस देश के वो रहने वाले थे, जिस सरकार को वो रिप्रेजेंट करते थे, वो इतने महान थे कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी की नींव रखी इसलिए कि कांग्रेस पार्टी अंग्रेजों से भारत को आजाद कराएगी। इस पे कभी हमने ध्यान नहीं दिया। लेकिन 1904 में उसी कांग्रेस पार्टी के एक प्रेसिडेंट थे, हेनरी कॉलर उनका नाम था, और एक किताब उन्होंने लिखी न्यू इंडिया, जिसके वो ऑथर थे। और उसमें वो तमाम सारा वर्णन करते हैं और वो सावरकर के बारे में कहते हैं कि जिस सावरकर ने दूसरे की धरती पे जाकर के जिन लोगों ने उनके देश को गुलाम बनाया हुआ है, उस धरती पे जाके उसकी माइट को चैलेंज किया, यह कितना बहादुर आदमी है। लेकिन अपनी अगली लाइन में भी वही लिखते हैं कि यह भी दुर्भाग्य है कि उसके अपने देश के लोग उसको बहुत छोटा मानते हैं। इन्हीं इंदिरा गांधी ने सावरकर की याद में 20 पैसे का टिकट भी जारी किया था। मुझे नहीं पता कि आपके शहर के और सूबे के वजीर आला को यह सब कुछ पता है कि नहीं पता कि उनके नेताओं ने क्या कहा है वीर सावरकर के बारे में। यह बात अलग है कि पिछले 70 साल में वीरता की कुछ परिभाषा बदल गई है। अब उसे वीरता उसी को कहते हैं जो चरण चम्मन करके मुख्यमंत्री बन जाता है, उसी को लगता है कि शायद यही वीरता की बड़ी बात है, और यही वीरता की डेफिनेशन हो सकती है कि कुछ पार्टियों की रह गई हो। लिहाजा जो आदमी जिसके बारे में आपने कुछ थोड़ा बहुत सुना होगा, वो वीर नहीं था, लेकिन उनको सर्टिफिकेट कौन लोग दे रहे हैं, यह महत्वपूर्ण बात है। यह वक्त की बात है, यह बुरा वक्त है कि जो लोग बौने थे 47 से लेके अब तक की अगर हम देखें, वो लोग सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। पहले उन्होंने सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट बांटा, 70 साल तक इस देश को सेकुलरिज्म के नाम पे झूठ बोला गया, और अब उनको लगता है कि वो सरकारें सत्ता में हैं जो शायद नाथूराम गॉडसे का नाम लेते ही अपोलोजिस्टिक हो जाएंगे, सावरकर का नाम लेते ही हो जाएंगे। लेकिन वो ये भूल गए कि सावरकर की जयंती 28 मई को थी। इस देश ने 23 मई को भी एक जयंती मनाई है। और ये वही देश है जो सावरकर का जवाब तो बहुत देर में देना शुरू किया, लेकिन जब लीडरशिप बदलती है, देश की लीडरशिप बदलती है, तो आपकी सोच में बेसिक फर्क क्या आता है कि जो समाज हर छोटी छोटी बात पे अपोलोजिस्टिक हो जाता था, उस समाज को आप इतनी दूर तक ले गए कि उस समाज ने 3 बड़े लोग खड़े हुए इस देश में, 3 इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज थी, 2 में मेरा जाना हुआ, 1 में मैं जा नहीं पाया। लोग यही थे, समाज यही था, लेकिन पिछले 4-5 साल से लगातार कोई देश में 20-25 लोग जगह जगह जाकर के, चौराहों पे, पुलियाओं पे, डिबेट में, टेलीविजन पे, यहां वहां जहां उनको बुलाया गया वो गए। उन्होंने इस समाज को इतनी सच्चाई बताई कि इस देश को तोड़ने के नाम पर नारे लगाने वाले लोग, अल्लाह का नाम लेकर तोड़ने वाले लोग, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कह के जो लोग इस देश को तोड़ रहे थे, लोगों ने बेगूसराय में 4.5 लाख वोटों से हराया उनको। और जिस थ्योरी को वैसे ही क्वाइन किया गया जैसे सावरकर के बारे में आज से 50 साल पहले किया गया। मैं मानता हूं कि उस जमाने बहुत कम्युनिकेशन नहीं था, मीडिया बहुत एक्टिव नहीं था, टेलीविजन नहीं था, चीजें पता नहीं लग पाती थी लोगों को।
तो कुछ लोग झूठ बोलने में कामयाब हो गए होंगे, कॉन्कॉक्टेड स्टोरी क्रिएट करने में कामयाब हो गए होंगे, लेकिन उनको यह नहीं पता था कि यह 2014 का भारत है। इसीलिए उन्होंने एक स्टोरी गढ़ी और स्टोरी को बड़े खूबसूरती से बुनने की कोशिश की। यह अलग बात है कि उनकी जो एक ब्रांच है, जो शरद पार है पार्टी की, एक विशेष सेल है, वो विशेष सेल की तरह काम करता है। उसने मदद तो की इनकी, लेकिन ऐसे समय पे इस तरह से मदद की कि कसाब पकड़ा गया और भारत का एक सिपाही 24 गोलियों से मारा गया, लेकिन उसने जिंदा पकड़ लिया। महत्वपूर्ण इसमें यह नहीं है, मरे तो 155 लोग थे भारत के। महत्वपूर्ण यह है कि उसके मरने के बाद जिस थ्योरी को यहां लिखा गया था, जिसका इंप्लीमेंटर पड़ोसी मुल्क था, यह भी पता चल गया कि इसके हाथ में कलावा कैसे बंधा हुआ है। ये कलावा बांध के भारत में 26/11 को अंजाम देने कौन आदमी आया था, किसने भेजा था? और जब उस थ्योरी को पकड़ लिया गया जो उन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की, तो आपको लगा कि ये तो बात हमारी पूरी फेल हो गई। तो फिर आपने एक साधारण सी महिला को, जो गेरुए वस्त्र पहनती थी, और एक शख्स को जो हरे रंग के कपड़े पहनता था, जो भारत की माइट और सत्ता को बॉर्डर पे रिप्रेजेंट करता था, आपने बड़े प्लानिंग के साथ, बड़े कैलिब्रेटेड अंदाज में इस देश में सेना और भगवा रंग, जिस पे यह देश 99% गर्व करता है, आपने उन दो को एक थ्योरी के तहत पकड़ा और हिंदू आतंकवाद को खड़ा करने की कोशिश की। साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित, क्योंकि कुछ लोग यह साबित करना चाहते थे, क्योंकि अमेरिकन एम्बेसडर से जब दिल्ली में मिले तो उन्होंने कहा कि भारत को लश्कर तैयबा से, जैश ए मोहम्मद से कतई खतरा नहीं है। इस देश में अगर खतरा है तो हिंदू आतंकवाद से है। यह अलग बात है कि आप ही के दौर में लंबे समय तक वो औरत रही और आप उस पर कोई चार्ज साबित नहीं कर पाए। आपने असीमानंद को भी पकड़ा और कई लोगों को पकड़ा, लेकिन किसी एक आदमी को आपने, जो बगैर वीजा के था, उसे पकड़ के 8 घंटे बाद छोड़ क्यों दिया था, यह भी लोगों को पता लग गया। लिहाजा कोर्ट ने उसको छोड़ा, कोर्ट ने आजाद कर दिया। लेकिन यह भारत में पहली ऐसी घटना है। लोगों पे आरोप लगते हैं और आरोप लगने के बाद उन आरोपों के मद्देनजर चाहे वो कोर्ट से छूट जाए, लेकिन यह समाज माफ नहीं करता उसको। समाज हमेशा उसको वही समझता है जो उस पे आरोप लगा होता है, भले ही कोर्ट छोड़ दे। लेकिन यह पहली ऐसी घटना है कि कोर्ट ने तो सिर्फ अभी जमानत देके कोई दूसरा आरोप नहीं गढ़ा था, लेकिन समाज ने, जिसको आपने हिंदू आतंकवादी कह करके दुनिया की बेहतरीन, आपने उसको बदतरीन से बदतरीन सजा दी, आपने टॉर्चर किया। भोपाल से खड़ी हुई 3.5 लाख वोटों से आपने जिता दिया। यह जीत इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि वो जीती या हारी, यह जीत इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस देश में आप देश को तोड़ने के नारे लगाएंगे, इस देश की संसद में बैठे हुए लोग उनकी पीठ थपथपाने जाएंगे, इस संसद में बैठे हुए लोग हिंदू आतंक की थ्योरी क्रिएट करेंगे, पूरे दुनिया में फैलाएंगे। ये कैसा अजीब और गरीब नजारा है कि आपने जो बेगूसराय में किया वो भोपाल में भी किया, और आपने इसकी ओनरशिप ली। जो समाज अपोलोजिस्टिक हो जाता था छोटी सी बात पर, वो समाज उस कुंठा से बाहर निकला।
और उसको लगा कि यह जाती हुई है, इसको फंसाया गया है, पूरा समाज ताकत से उसके साथ खड़ा रहा। यह समाज के लिए बड़ा बदलाव है।